नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट के समक्ष की जन आक्रोश महासभा। बीजेपी नेताओं ने आमजन से किया प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आरंभ। हजारों परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा के टाउन धानमंडी पहुंचने पर नागरिकों द्वारा किया गया अभिनंदन। हॉस्टल में रहने वाले युवकों के उत्पात से परेशान। बीडी गुप्ता कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। ठेला चालकों ने नगर परिषद पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश महासभा का आयोजन जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट के सामने किया गया। महासभा में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने हुआ। इसमें आमजन को भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस के राज में उड़ रही कानून व्यवस्था की धज्जियों से भी अवगत करवाया गया। जन आक्रोश महासभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी, आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी दशरथ सिंह शेखावत, जिला संगठन प्रभारी गुमान सिंह, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई आदि ने संबोधित किया। महासभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन का राज्यपाल के नाम SDM को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने कहा कि जनता में व्याप्त रोष को बताने के लिए जन आक्रोश रैली व महासभा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 4 साल का कुशासन चला, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या अत्याचार अन्याय का, सरकार हर मामले में आगे बढ़ी है। राजस्थान सरकार ने टैक्स इतने अधिक लगा रखे हैं कि आज यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम पूरे देश में सबसे अधिक है। जन आक्रोश महासभा में उमड़ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि इस यात्रा को गलत नाम दिया गया है। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का कार्यक्रम है। इस यात्रा से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान प्रथम, भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर, अपराध में राजस्थान प्रथम नंबर पर, पेट्रोल डीजल की महंगाई में राजस्थान पहले नंबर पर, बिजली की महंगाई में राजस्थान प्रथम है। ऐसी सरकार की प्रदेश में आवश्यकता नहीं है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि गहलोत सरकार की ओर से केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को करने में रोड़ा अटकाया जा रहा है। केंद्र के पैसों पर कुंडली मार कर राजस्थान सरकार बैठी है। इससे प्रदेश का विकास कार्य ठप हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं, प्रत्येक वर्ग का नागरिक प्रदेश सरकार से पीड़ित है। यह सरकार झूठ बोलने वाली और भ्रष्टाचारी सरकार है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके खिलाफ जन आक्रोश महासभा में उमड़ी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से साफ हो गया है कि कांग्रेस सरकार की प्रदेश में सदा सदा के लिए विदाई तय है। जन आक्रोश महासभा में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, सुशील जोशी, कृष्ण चोटिया, पूर्व पार्षद कविंदर सिंह, कैलाश मेघवाल, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, राजेंद्र चौधरी, मनोज बंसल, हिमांशु महर्षि, लीलाधर सोनी, युवा नेता अमित साहू, महंगा सिंह ढिल्लो सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वो तो गंगानगर ले गए और वो कच्ची डिग्गियां बनी पड़ी है। उस डिग्गियों की एक खासियत थी कि पहले तो क्या है कि रात को पानी 2 बजे आता है तो बहनों को तो 2 बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे आएगा तो 3 बजे उठना पड़ेगा। इस 281 करोड़ रुपए की स्कीम में 24 घंटे पानी चलना था। किसी टाइम आप टोपी खोलोगे उसी टाइम पानी मिल जाता है। और पानी की क्वालिटी जो थी वो आपके जो ये बोतलों में आता है ना, बिस्लेरी का ये फलाना जो फिल्टर है, इस ऐसी क्वालिटी उस पानी की थी। और 40 फुट तक बिना किसी मोटर के 40 फुट तक उस हाइट तक उसको जाना था। ऐसी स्कीम। और अगर काग में मेरे को एक बात का संतोष जरूर है कि कच्ची डिगियां बन गई। अगर कच्ची डिगियां नहीं बनी होती तो यही जो बैठे हैं ये मेरे को गाड़ियां निकालते कि झूठ बोल रहा है, कोई यहाँ पर सैंक्शन नहीं है। डिगियां अपने बाईपास के पास में बनी पड़ी है। दूसरा निवेदन मैं करूंगा, मेरे ख्याल से रोजाना जो चोरियां हो रही है इनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। मेरे पास में एक चिट आई है, टाउन के व्यापारी है भाई अचल वाधवा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एक आधी जगह चोरी का काम नहीं होता हो। तो पुलिस है इस मामले में, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया। ये 2-3 चिट मेरे पास आई थी। इसके अलावा एक मैं जो नौजवान बच्चे हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली जो चुनाव हुए थे उस वक्त में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे
और अगर नौकरी नहीं मिली तो 3500 रुपये महीने का भत्ता देंगे। अब उस आश्वासन के साथ हर एक ने सोचा भी चलो अपना बच्चा कामयाब हो जाएगा, कांग्रेस को वोट दे दें, क्या बुराई है इसमें, पहले भी दिए थे। अब उसके बाद में न तो नौकरी मिली न ही उनको भत्ता मिला। अब अखबारों में निकाल देते हैं कि फला नौकरी के इतने तारीख को इम्तिहान होंगे। वो बच्चे इम्तिहान देने के नाम पर काम में लग जाते हैं, परिवार के हैं वो सारे ही उसके साथ में रहते हैं। वो कहते हैं भी अपनी इज्जत भी बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, बेटा तू पढ़। तो सुबह उसको जल्दी उठाना, उसको चाय बना के देनी, उसकी किताबें वगैरह का इंतजाम करना, इस तरीके से मेहनत करके वो नौजवान इम्तिहान दे करके आता, अगले दिन अखबार में आती है कि पेपर लीक हो गया। इस तरीके से किसान को मतलब इन्होंने हर आइटम पकड़ लिया है कि ये किसान इस चीज से राजी होंगे, नौजवान इस चीज से राजी होंगे, बहनें हैं वो इस चीज से राजी होंगी। तो इस तरीके से किसान को भी उसको कहा भी तेरा सारा कर्जा माफ। और आप सब लोगों ने सुना होगा भी 10 दिन है वो तो हमारे हैं। अगर 10 दिन के बाद में भी किसी मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ नहीं किया और वो कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री है तो उसको मैं हटा दूंगा, ये पहले भी जिक्र है इस बात का। तो इस किस्म की बातें करने वाले फिर अपना और तो बस चलता नहीं, आदमी को अंदर से एक गुस्सा आता है, उस गुस्से के रूप में ही ये आक्रोश है। आक्रोश का मतलब गुस्सा है। तो इस गुस्से को उतारने को अपने किसी के साथ लाठी सोटा नहीं हो रहा, अपने को अपने तरीके से जब मौका आता है उस वक्त में किसी के झांसे में नहीं आना, ये विशेष तौर से ध्यान रखा है। आज इस सर्दी के अंदर धुंध भी कल से ज्यादा है, हवा भी चल रही है ठंडी, इसलिए मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। कांग्रेस सरकार के प्रति आम व्यक्ति को आक्रोश है। जो 4 साल का शासन कांग्रेस सरकार का राजस्थान में है, उसके प्रति आम आदमी को आक्रोशित है। उसका कारण है, उसका कारण आप अभी सब मेरे साथियों ने बताया। यानी गवर्नमेंट का मुख्य जो कार्य होता है, सरकार का प्रमुख काम करना है जनता को सुशासन देना। दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस या सुशासन की जगह कुशासन दे दी। वो सब थोड़ी देर और बैठे भाई किले से हैं, आपसे निवेदन है बिराजी। सुशासन का तात्पर्य ये है कि सरकार हर व्यक्ति की हिफाजत करे, बहन बेटी सुरक्षित रहे, हर एक का अपना जीवन जीने का जो प्रजातंत्र में अधिकार है उनका वो सदुपयोग करे, उपयोग करे। जन आक्रोश का तात्पर्य सीधा है कि राजस्थान सरकार के जो 4 साल का शासन भ्रष्टाचारी सरकार के लोगों का उनकी आवाज़ को हमने सब जगह तक, आम व्यक्ति हर जगह जा नहीं सकता, कलेक्टर तक नहीं जा सकता, गवर्नमेंट को पहुंचा नहीं सकता। तो पार्टी ने निर्णय लिया कि जनता की जो सरकार ने वादे किए थे, शासन नहीं देते, कानून व्यवस्था इन बातों को लेकर जन आक्रोश रैली के रूप में कार्यक्रम चल रहा था। आज विधानसभा क्षेत्र आजाद मिशन क्या के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर है GST कमेटी, उनके साथ से डिस्कस करके कभी भी हमारी सरकार को मेहनत करती है, बल्कि क्योंकि उस GST के और फाइनेंस मिनिस्टर को और डिस्टिंक्शन बात करके डिस्कस करिएगा। आप इलेक्शन के पहले कोई काम कर नहीं पाएंगे, इसे नहीं कर पाए और शासन सुव्यवस्थित शासन नहीं दे पाए। अब ये इस प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन की कीजिए, अल्टीमेटली अगली गवर्नमेंट के ऊपर है। अगली गवर्नमेंट तो भाजपा आ रही है, उनको करने के लिए पहले से काम किया। व्यवसाय से संबंधित बातें हो, सब में 1 नंबर पर आ रही है। रोज चोरियां हो रही है, नशा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने
अपने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों पर कहीं भी नजदीकी नहीं पहुंची। इन तमाम बातों को लेकर के आदमी को कोई गलत बात होती है, गुस्सा आता है, तो जनता में इस चीज़ का आक्रोश है, उसी से संबंधित है ये सारी मीटिंग। वो जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कल आपने पार्लियामेंट में सुना होगा राज्यसभा, इस तरीके से जुड़ते नहीं है, टूटते हैं। अच्छी बात है कि दे रही है तो आगे जो कहा वो कोई पहले तो वो तो पूरा कर दें। फिर लॉलीपॉप भी हो, जब पहले जो घोषणा की उनको पूरा नहीं किया, नई घोषणा करने का फायदा क्या? और तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे को भी नहीं होगी। किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, वो तो सब जगह डंके की चोट कह करके गए थे। आज 4 साल हो गए, उसको भी पूरा नहीं किया। तो नई घोषणाएं तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए नई घोषणाएं की जा रही है। जैसे पहले ठगा था वैसे ही ठगने की कोशिश फिर की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। हनुमानगढ़ में सुबह 9 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई, जबकि दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित करवाई जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 बुधवार से शुरू हुई। हनुमानगढ़ में सुबह 9 बजे पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई, जो 11 बजे तक चली। दूसरी पारी का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ। सुबह और शाम की पारी में जिले में बनाए गए कुल 47 केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा हुई। सुबह पहली पारी की परीक्षा देने के लिए घने कोहरे व कड़ाके की सर्दी के बीच परीक्षार्थी कांपते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा से ठीक 1 घंटा पहले परीक्षार्थियों की केंद्र में एंट्री शुरू हो गई। इस बार ठंड के कारण परीक्षार्थियों को ऊनी और मोटे कपड़ों के साथ ही जूते पहनने की छूट भी दी गई। इस कारण परीक्षार्थियों को ठंड में राहत मिली। पहली पारी में 1507 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 15,400 परीक्षार्थी नामांकित थे। पहली पारी में 4,926 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पेपर देने के लिए सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए। ठंड से कांपते और ठिठुरते हुए परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचे। प्रवेश गेट पर परीक्षार्थी के एडमिट कार्ड और फोटो ID कार्ड की जाँच की गई और फिर परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया। परीक्षा से आधे घंटे पहले 8:30 बजे परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट बंद कर दिए गए। इसके बाद ठीक 9 बजे ही सामान्य ज्ञान का पेपर शुरू हो गया। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 27 दिसंबर तक चलेगी। 25 दिसंबर को परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा के लिए जंक्शन में 21, टाउन में 14, सदर थाना क्षेत्र में 6 एवं संग्रिया में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 22 दिसंबर को सुबह 44 और शाम की पारी में 31 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 23 दिसंबर को सुबह 10 और शाम को 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। 24 दिसंबर को सुबह की पारी में 38 और शाम को 14 केंद्रों एवं 26 दिसंबर को सुबह 5 व शाम को 13 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 27 दिसंबर को एक ही पारी में सुबह महज 4 केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जीके का एग्जाम था, लेकिन सेकंड ग्रेड का अच्छा था एग्जाम में। और जीके थोड़ा टफ था। क्वेश्चन वैसे सरल क्वेश्चन थे ना, वो तो सरल थे, और जो डीप थे वो ज़्यादा डीप आए। ग्रेड तो वो आने कर सकता है। जो करंट जीके था ना वो हार्ड था, और जो राजस्थान जीके आया था वो बिल्कुल नॉर्मल था, और जो इंडिया का था वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया। लगभग तो वही थे, जो करंट जीके थे वो अलग थे। पेपर सामाजिक सब्जेक्ट का जीके और साइंस SST का बहुत ही अच्छा रहा। सरल पेपर आया था इस बार। क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, कम लेवल के थे। इसकी मेरी 50% बुधवार शाम को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का टाउन स्थित धान मंडी में पहुंचने पर नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा प्रभारी चेतन जिंदल ने बताया कि यह यात्रा राजस्थान के 50 शहरों में जाकर स्वामी विवेकानंद के संदेश का प्रचार प्रसार करेगी। आज यह यात्रा हनुमानगढ़ पहुंची, जहां टाउन स्थित धान मंडी में यात्रा का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को माननीय उपराष्ट्रपति ने सीकर से झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह यात्रा पूरे 50 दिन तक पूरे प्रदेश में स्वामी विवेकानंद के संदेश को आमजन तक पहुंचाते हुए जोधपुर में जाकर संपन्न होगी। चेतन जिंदल ने बताया कि इस यात्रा के आगमन से पूर्व जिला हेडक्वार्टर के कई विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि आज की इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को सुना और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का निर्णय लिया। शब्द स्वामी विवेकानंद वहाँ बोलते हैं और 3 मिनट तक 7,000 से भरे हुए लोग वहाँ पर तालियां बजाना शुरू करते हैं। यहाँ से स्वामी विवेकानंद का लेक्चर शुरू होता है।
उसके बाद वह वेदांत, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म आदि आदि विषयों के ऊपर वहाँ पे भाषण शुरू करते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं। तब वहाँ के लोगों को यह पता चलता है कि ये भारतीय संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और इस प्रकार की पेपर के अंदर हेडलाइन देते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है कि हम भारत को सांप पकड़ने वालों का देश मानते हैं। ये तो विद्वानों का देश है, जहाँ का मात्र एक सन्यासी, एक साधारण सन्यासी अगर हमें इस कदर सब कुछ समझा सकता है तो वहाँ के और जो महान लोग हैं वो किस प्रकार के होंगे। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से पूरे राजस्थान के अंदर एक 50 दिनों की यात्रा निकल रही है, विवेकानंद संदेश यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक विचारों को पहुंचाना है। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस यात्रा को खेतड़ी से रवाना किया है। वह यह जो यात्रा है 50 दिनों का पूरी अपनी यात्रा करके जोधपुर में विश्राम लिया। यह जो यात्रा है आज हनुमानगढ़ में 21 दिसंबर को शहर के मुख्य मार्गों से, आदर्श किलोमीटर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची है, जिसमें अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस यात्रा के आने से पहले काफी विद्यालयों के अंदर विवेकानंद जी से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है और जो भी विद्यार्थी ने इस परीक्षा में भाग लिया है, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशस्ति पत्र देकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जंक्शन की बीडी गुप्ता कॉलोनी के आवासीय मकानों में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों के उत्पात से कॉलोनी वासी परेशान है। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जंक्शन की बीडी गुप्ता कॉलोनी के आवासीय मकानों में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से कॉलोनी वासी खासा परेशान है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले कई युवक नशा करने के आदी हैं। वे रात भर सड़कों पर घूमते रहते हैं और हुड़दंग मचाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, रोकने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। बुधवार को कॉलोनी के बाशिंदे जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित हॉस्टल बंद करवा राहत दिलाने की मांग की। जंक्शन के वार्ड नंबर 19 बीडी गुप्ता कॉलोनी के बाशिंदों ने बताया कि उनके मोहल्ले में आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। अनेक आवासीय मकानों में अनाधिकृत रूप से पीजी चल रहे हैं। इनमें बाहर के लड़के व लड़कियां रहते हैं। पीजी में रहने वाले छात्रों की ओर से मोहल्ले में हुड़दंग विवाद किया जाता है। इससे मोहल्ले के आम व्यक्ति का जीना दुर्भर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीजी में रहने वाले कई छात्र नशा करते हैं। नशे में धुत होकर रात्रि के समय हुड़दंग मचाते रहते हैं। दिन रात पीजी में बाहर के लड़कों का आना जाना बना रहता है तथा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब फिर पूर्व के हालात पैदा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पीजी में रहने वाले लड़के रात्रि के समय सड़कों पर घूमते हैं, शोर शराबा व लड़ाई झगड़ा करते हैं। मोहल्ले का कोई व्यक्ति इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की जाती है। बीती रात 11:30 बजे एक डॉक्टर की बिल्डिंग में रह रहे लड़कों ने छत पर से ईंट पत्थर बरसाकर नीचे खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आवासीय क्षेत्र बीडी कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित हो रहे पीजी को तुरंत बंद करवाने की गुहार लगाई है। चंडीगढ़ हॉस्पिटल हनुमानगढ़ जंक्शन वहाँ के निवासी हैं हम, और इस वक्त इसके आसपास का एरिया जितना भी है अनऑथराइज्ड पीजी का बन चुका है और ये अब रोज़ का घटनाक्रम है कि तीसरे चौथा दिन निकलता नहीं है जी, उससे पहले पहले यहाँ कोई ना कोई घटना घट जाती है। और कल रात भी आप देख सकते हो ये इस तरफ जो हुआ है और कार के ऊपर जो भी सामान पड़ा था ऊपर छत पे उसको फेंका गया। मांग तो यही है सर कि इन पे कार्रवाई सही ढंग से की जाए ताकि ये गतिविधियां बंद हो। कॉलोनी चंडीगढ़ हॉस्पिटल के पास से हम ये रोज़ का ही काम है सर। अनऑथराइज्ड पीजी चल रहे हैं। बिल्डिंग मालिक को कहते हैं तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें तो किराया लेना है जी, हमने किराया दे दी है बिल्डिंग। रात को हल्ला होता है। पिछली बार आज से पहले भी कम से कम 8-10 बार पुलिस को अवगत करा चुके हैं। पुलिस ने कार्रवाई भी की है लेकिन अगले दिन छोड़ देते हैं, रात को पकड़ते हैं, पुलिस होते हैं, दारू पी जाती है अंदर से। बुरा हाल है। रात को गाड़ियाँ यहाँ पर आके गाड़ियों से हल्ला करते हैं, वो हल्ला करके रात को आमजन को परेशान करते हैं। रात को घटना ये हुई कि ऊपर से 11:30 बजे के आसपास की बात है, तो ऊपर से रात को यहाँ डगल बैठाई गई इस गाड़ी के ऊपर। मांग ये कर रहे हैं जिनका जो अनऑथराइज्ड पीजी चल रहे हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई करके इनको दंड दिया जाए। ठेला चालकों ने नगर परिषद पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगी फल सब्जियों की रेडियां हटवाने के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फल सब्जी रेडी संचालक बस स्टैंड रोड पर ही रेडियां लगाने की अनुमति देने की मांग पर अड़े हुए हैं। नगर परिषद प्रशासन की ओर से उन्हें टैक्सी स्टैंड के पीछे स्थान उपलब्ध करवाया गया। यह जगह रेडी चालकों को रास नहीं आ रही। बुधवार को फल सब्जी रेडी संचालकों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंप पूर्व की भांति बस स्टैंड रोड पर रेडियां लगाने की अनुमति मांगी। रेडी
रेडी संचालक यूनियन अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उनकी मांग है कि शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर पूर्व की भांति फल सब्जी की रेडियां लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि नगर परिषद की ओर से टैक्सी स्टैंड के पीछे जो जगह उपलब्ध करवाई गई है वह स्थान पर्याप्त नहीं है। यहाँ कुछ ही रेडियां लगाई जा सकती हैं, पूरी रेडी यहाँ नहीं लगाई जा सकती। इस जगह मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, उनकी ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि वे 15-20 सालों से बस स्टैंड रोड पर रेडियां लगाकर अपना तथा अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन ने उन्हें उजाड़ने की नीयत से यहाँ से हटा दिया है। इससे सैकड़ों परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने बस स्टैंड रोड पर रेडियां लगाने की अनुमति देने के आदेश नगर परिषद अधिकारियों को देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी, यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो वे चक्का जाम करेंगे। वे अपने परिवार के साथ शहीद भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। आज हमने कलेक्टर साहब को मिले नहीं और एसडीएम साहब को ज्ञापन दोबारा दिया हमने। उसके अंदर क्या है, हम तो चौथी बार आ चुके हैं यहाँ पे। यही काम रह गया, रोज देते रहो लेते रहो, सिस्टम हमारे तो समझ से बाहर हो गया। अब गरीब आदमी हम सारे दिन यही काम लगे रहे और तो कोई काम हमारा रहा नहीं है। और ये है कि हमने यह प्रस्ताव लास्ट रखा है ये कि हमारी सुनवाई करो, नहीं करते हम करेंगे चक्का जाम और हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये जी जब तक आपको कोई व्यवस्था नहीं बनती है कि देने दूने की, कहीं से रेडी वालों की जगह नहीं देने की व्यवस्था बनती है, तो जब तक जहाँ लगा रहे हैं उनको लगाने दो। यदि आपकी न्यू सेटिंग नहीं बैठती है तो उसके बाद जो मंडी गेट पे रेडियाँ लग रही है और लग रही है, या तो सबको हटा दो, साथ में एक समान कर दो, या हमें भी उस जगह पर लगाने दो जब तक हमारे स्थायी कोई जगह ना मिल जाए, हमें रेडी वहीं लगाने दी जाए। सारा को एक समान कर दिया जाए। अब वो रेडियाँ उधर लगती है, हम सारे 10 दिन से फ्री हैं। आज मिले हम डॉक्टर राम प्रताप जी से, उनसे हमारी जो समस्या थी वो बताई हमने उनको। एसडीएम साहब से मिले हैं, उनको विज्ञापन दिया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कम से कम 10 दिन से हम फ्री घूम रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी हमारे देखो, इन्हीं घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, कोई और नहीं है। कम से कम 10 दिन से हम सारे फ्री बैठे हैं। यही रहा है, अगर हमारे को कोई जगह नहीं मिलती है, जब तक कोई जगह नहीं मिलती है तो हमें यहाँ दी जाए। अगर नहीं देंगे तो हम चक्का जाम भी करेंगे और सब कुछ करेंगे हम। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पिछले 2 दिनों से अचानक पलटे मौसम ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को दूसरे दिन भी पूरा इलाका घने कोहरे की चपेट में आया रहा। कोहरे से सामान्य जनजीवन ठप होकर रह गया है। पिछले 2 दिनों से अचानक पलटे मौसम ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बुधवार को भी समूचा इलाका घने कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। इससे पहले मंगलवार को भी कोहरा छाया रहा। मंगलवार की तरह बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन शाम तक कोहरे का असर रहा। कोहरा इतना घना था कि 4-5 कदम की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने आम जन को ठिठुरा दिया। कोहरे के कारण सड़क मार्गों पर गाड़ियों के पहिए थम गए। घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। तापमान में आई इस गिरावट से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। कड़ाके की
सर्दी पड़ने से लोग देर तक घरों में दुबके रहे, बच्चे भी ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। शहर के बाजारों में सुबह शाम के समय अन्य दिनों की अपेक्षा कम आवाजाही रही। वाहन चालक फॉग लाइट के सारे सड़कों पर निकले और गंतव्य स्थान पर पहुंचे। शहर व गाँव के चौक चौराहों पर लोग लकड़ी जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास करते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र में कोहरे का असर देर तक रहा। कोहरे ने ट्रेनों की चाल भी बिगाड़ दी। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से रेलवे स्टेशन पहुंची। इस कारण यात्री भी गंतव्य पर देरी से पहुंचे। मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कोहरे से मिट्टी में नमी से फसलों को फायदा होने की बात कृषि अधिकारी कर रहे हैं। कृषि अधिकारियों की बात माने तो चने गेहूं की फसल को कोहरे से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लगातार कोहरा छाया रहने से मिट्टी में नमी रहेगी, जो इन फसलों को लाभ पहुंचाएगी। अगर लगातार कुछ दिनों तक इसी तरह कोहरा छाया रहा तो बरानी चने की फसल की रिकॉर्ड पैदावार होने की संभावना है। वहीं कोहरे ने अस्थमा के रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। चिकित्सकों के अनुसार कोहरे के चलते सांस और अस्थमा के रोगियों को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए उनको इस सर्दी का विशेष ध्यान रखना होगा। घर से बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़े पहनकर रखें। वहीं पीने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करें, जिससे सर्दी जुकाम और बुखार से बचाव होगा। धुंध का भी ऐसे कहना है कि आज धुंध आई है तो फसलों को काफी नमी आएगी। जो अब के टाइम कणक बीजी है तो काफी दिन से धुंध नहीं आ रही, तो धुंध आने के कारण तो फसल का जो सीजन होगा वो बढ़िया होगा इस समय। तो देखो बाकी जो काम है एकदम से जैसे ठंड उनका तो जैसे कह नहीं सकते, फसलों के लिए कुछ ठीक है। आम जीवनों में देखो आप मान के चलो एकदम से ठंड है तो लोग घर से बहुत कम निकलेंगे, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा उन पर फर्क पड़ेगा। जैसे ठंड में आने के कारण थोड़ा सा वो कम हो जाएगा उनका आना जाना है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम जैसे काम करते हैं हम सप्लाई का, तो उसके अकॉर्डिंग बाइक पे हमारा आना जाना रहता है सारे दिन। सर मैं सुबह ही निकला था 11 बजे घर से, उस टाइम भी मेरे को विजिबिलिटी के नाम पे फॉग इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दिख रहा नहीं था। कोहरा इतना था, ओस पड़ रही थी और ठंड जगह जगह थोड़ी 100 मीटर पे जाके ऐसा लग रहा था हाथ तापने पड़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको इतनी दिक्कत आ रही थी। आज टोटल मिला के बताएं 1:30 बजे के बाद हमारा काम चालू हुआ है, क्योंकि उससे पहले ना ही कोई दुकान वाला भी सारे यूँ ही थे और हमको जाना भी आज रावत सर था, तो इसके अकॉर्डिंग बीच में जो रास्ता था वहाँ पे सारे खेतों एरिया में तो और भी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो पहनते ही हैं, मफलर साफा लगा ही रखा है आपके सामने। और जगह जगह पे जहाँ पे भी आग दिख रही थी वहाँ पे जाके तापते थे। हर 2 किलोमीटर के अंदर तो यूँ हो जाती थी हालत के हाथ जाम हो जाते थे, तापने पड़ रहे थे, वरना बाइक चलाना इतना मुश्किल हो चुका था। तो वाहन चालक से मैं यही कहना चाहूँगा अपने ग्लव्स, हेलमेट सारी सुविधा के साथ निकले। और इस टाइम इतनी विजिबिलिटी नहीं है या फिर ज़्यादा ठंड के कारण धीरे ही बाइक चलाए, तेज चलाने का मैं सुझाव नहीं दूँगा। शहीद भगत सिंह युवा क्लब सदस्यों ने गांव कोला स्थित राजकीय विद्यालय के जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित किए। शहीद भगत सिंह क्लब के सदस्यों द्वारा गांव कोहला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जुराबें, टोपी, दस्ताने, मिठाई और गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल थे। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि जितेंद्र गोयल ने कहा कि शहीद भगत सिंह युवा क्लब द्वारा यह जो नवाचार किया गया यह बहुत ही सराहनीय है। इस तरह से अंतिम पंक्ति के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए टोपी, दस्ताने, जुराबें वितरण करना सराहनीय कार्य है। अगर जिले के भामाशाह, दानदाता, NGO ऐसे बच्चों के लिए आगे आए तो बच्चों की काफी समस्याएं कम हो सकती हैं। उन्हें पढ़ाई से जोड़ने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये काफी जरूरी है। इस मौके पर जितेंद्र गोयल ने बच्चों से उनके अध्ययन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में CWC सदस्य प्रेमचंद शर्मा, शिवम सेतिया, देव चुग, अभिनंदन खुराना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज शेर भगत सिंह युवा क्लब के जो हमारे अरविंदर जी नागपाल हैं, हनी जी और उनकी टीम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय 12 कोला में जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए कैप्स और जुराबें और दस्ताने और उन बच्चों के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेके तो बहुत ही अच्छा नवाचार है उनका। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे ही सब लोग या जो भी NGO चला रहे हैं या कोई भामाशाह है ऐसे बच्चों के बीच में आके जो गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए शूज है, चाहे जर्सी है या कैप्स है, टोपी है, सर्दी के बचाव के लिए जो ये अच्छा नवाचार है, अगर सभी ऐसे आगे आएंगे तो मैं समझूंगा कि नन्हे मुन्ने बालक हैं जो ये पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। हमारे साथ जैसे हमारे टीम के प्रेम जी भी आए हैं और सब काफ़ी लोग आए हैं जो युवा शक्ति है। अगर युवा शक्ति ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में लग जाए तो मैं समझूंगा कि हमारा हनुमानगढ़ जिला शिक्षा के अंदर सबसे आगे होगा। और अगर बच्चा पढ़ लेगा तो मैं समझता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है, सर्वोत्तम दान शिक्षा है। और बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसके बीच में समय समय में हमारे जैसे लोग पहुँचते हैं तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे यही निवेदन करूँगा कि इस
कि जो अब सेशन चल रहा है सर्दी का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे गरीब तबके के पढ़ रहे थे वो बच्चों पे जैसे बाल क्लास मीटिंग में स्कूल खोल रखे हैं और उन पे जाके ये कैप्स है या जर्सी है या शूज़ है ऐसा दान करेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा है, बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के समक्ष चल रहा किसानों का धरना बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। रतनपुरा के किसान मजदूरों का पैसा देने का वापस काम करो। ग्राम सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में हुए कथित घोटाले की जांच करवाकर दोषियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर किसानों का चल रहा धरना बुधवार को 8वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने कहा कि किसान घोटाले की जांच की मांग को लेकर पिछले 1 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं, मगर प्रशासन अभी तक टस से मस नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि किसानों की खून पसीने की गाड़ी कमाई भ्रष्ट अधिकारियों ने हड़प ली है। किसान अपने इस पैसे को वापस मांग रहे हैं, मगर उनका पैसा उनके खातों में वापस जमा नहीं करवाया जा रहा। किसानों ने चेतावनी दी कि चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, वे अपना पैसा वापस वसूल कर रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही किसानों का पैसा उनके खाते में जमा नहीं करवाया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज यहाँ एमडी कार्यालय के अंदर 8 दिन पहले हम एमडी कार्यालय के अंदर घुसे। 2 घंटे तक एक तनाव की स्थिति थी। उसके बाद कलेक्टर महोदय का फोन आया, वार्ता के लिए मैं बुलाया गया। उस वार्ता में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल गया। उस प्रतिनिधि मंडल में कलेक्टर महोदय ने हमें एक आश्वासन दिया कि 7 तारीख के अंदर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और 7 तारीख को जांच कमेटी का फैसला आएगा। उसके बाद आपके साथ बैठकर बात करेंगे और किसानों को जो पैसा रुका हुआ है, जो मैंने आज मिले उससे पहले मैंने जो जमीन कुर्क करने का काम किया है उसकी कुर्की करेंगे और गांव को इकट्ठा करना। इस बात को लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ एमडी कार्यालय पे धरने पे बैठे थे। लेकिन जब तक हम धरने पे बैठे हैं, 8वां दिन आज, जिस दिन हमने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया उस दिन से हनुमानगढ़ का एमडी गायब है। इस बात के लिए हमें आदेश आया कलेक्टर महोदय कि आप वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल आए। तो हमने हमारे गांव के जो धरने स्थल पर किसान मजदूर बैठे हैं उन माताओं और बहनों से, सभी साथियों से हमने विचार किया है। कल हमारा गांव से 10-12 गाड़ियां और आएगी और एक प्रतिनिधि मंडल हमारे जिला कलेक्टर महोदय से हम मिलेंगे। हमें क्या आश्वासन मिलता है, अन्यथा 23 तारीख को हम कलेक्टर कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव लगाया जाए। सर्वप्रथम 13 तारीख को जब हमने सहकारी बैंक का घेराव किया तब कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया वार्ता के लिए। तब हम हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वो वार्ता के लिए गए थे। तब कलेक्टर साहब ने हमें 7 दिन का टाइम दिया था। इस 7 दिन के अंदर अधिकारियों को ऑर्डर दिए थे भी जांच करके जल्दी से जल्दी इसका जितना घोटाला है वो सामने लाया जाए। ठीक है, तो कल 7 दिन पूरे हो चुके थे। कल हम सभी प्रतिनिधियों ने बैठक करके 23 तारीख को महापड़ाव डालने का घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब आज कलेक्टर साहिबा ने हमें बुलाया है वार्ता के लिए। आपके प्रतिनिधि लाए तो बात करके जाए, आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखेंगे। सकारात्मक विचार करने की उन्होंने घोषणा की है। को जी सभी गांवों से, सभी जिले के सभी नेताओं, किसी भी पार्टी के, उन सबको हम इकट्ठे करके यहाँ महापड़ाव डालेंगे और अनिश्चितकालीन वह महापड़ाव रहेगा जब तक प्रशासन झुक नहीं जाता और हमारी मांगे नहीं मान जाता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत विभिन्न सामाजिक अधिनियमों की समीक्षा बैठक बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक अधिनियमों की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खनन श्रमिकों के कल्याण के लिए बनी हुई सिलिकोसिस नीति के तहत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से बचाने के लिए नियंत्रण के उपाय अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत खनन व श्रम विभाग की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाए, साथ ही जागरूक किया जाए। इसके अलावा तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र जारी करने, ट्रांसजेंडर को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने सहित ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र बनाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। ऐसे ट्रांसजेंडर जिन्होंने अपना पहचान पत्र महिला या पुरुष लिंग के रूप में बना रखा है, उनकी आईडी को ट्रांसजेंडर में परिवर्तित कराए जाने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए नियमों के तहत भिक्षावृत्ति में संलिप्त परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्य करने के लिए नगर निकाय के अधिकारियों को ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शैक्षिक संस्थाएं में विभिन्न सहभागी विभाग मिलकर विशेष युवा पीढ़ी को कैसे जागरूक करें, इस पर जोर दिया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विक्रम सिंह शेखावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
आज कलेक्टर सभागार में भिक्षावृत्ति की रोकथाम को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद और यहाँ समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे, पुलिस डिपार्टमेंट भी। लेकिन कुछ आंकड़ों की जो बात आई तो किसी विभाग ने ये कहा कि बड़े जो बच्चों वाला तो बाल कल्याण समिति देख ही रही है और काफ़ी अंकुश भी लगा है, समय समय पे जांच भी करते रहते हैं, चाहे वो स्टेशन रोड हो कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा अंकुश लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि समाप्त हो गई, लेकिन बहुत से बच्चों को स्टेब्लिश करके पढ़ाई में भी उनको लगा दिया है और मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया बाल कल्याण समिति ने। लेकिन जो अभी बड़े हैं, उनके माता पिता हैं, उनके लिए एक योजना बनाई है सरकार ने, अच्छी योजना है, लेकिन इसको प्रभावी तरीके से अगर सभी डिपार्टमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर बड़े भी काम लग जाएंगे तो वो छोटे बच्चों को भी मिल जाएंगे, तो हमारे को भी उसका फ़ायदा मिलेगा कि छोटा बच्चा पढ़ पाएगा। तो किसी डिपार्टमेंट ने ये कहा कि बड़े जो हैं लोग, चाहे वो 18 साल से ऊपर हैं या 35 साल से कम है, वो लोग भिक्षावृत्ति नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हनुमानगढ़ ज़िले में जो कुछ एज्ड हैं या इस एज के जो अभी अभियान चलाया है सरकार ने, उसके कर रहे हैं, तो सभी मिलके इसको अगर अंकुश लगाएंगे तो मैं समझूंगा कि बिल्कुल लग जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो मांगे और उसको दुष्कारा जाता है। अगर उसको काम मिलता है, चाहे वो अभी सरकार ने एक योजना चलाई है शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें जोड़ देंगे तो भी उसका 250-300 रुपये बनता है दिन में काम करके, और उससे शहर की सफाई भी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने देखा है जो अभी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है और सफाई व्यवस्था भी अच्छी हो रही है शहर में। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो लोग ये हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, हनुमानगढ़ जिला थोड़ा समृद्ध है, तो क्या होता है भीलवाड़ा, पाली, जालोर उस साइड से आते हैं, जैसे मान लो कहीं पे भी एक अस्थायी झोंपड़ियाँ लगा के बैठ जाते हैं और उनके बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, कोई गुब्बारे के नाम से, गुब्बारा बेचने के नाम से। उन पे भी बहुत अंकुश लगाया हमने। पाली भी भिजवाया वापिस, कुछ यहाँ जालोर के भी थे उनको भी भिजवाया है, लगातार काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।